अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। चैप्टर नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी। एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है डेट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपकी बुक का पेज नंबर 109 बेटे आप लोग ओपन करेंगे, पेज नंबर 109। ठीक है, यहाँ पे हमें एक्सरसाइज गिवन है, वो मैं आप लोगों को आज करवाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है 4 चॉइसेस आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट चॉइस। आपके पास एक क्वेश्चन गिवन होगा, 4 चॉइसेस दी जाएंगी। आपने जो राइट ऑप्शन है, आपकी जो राइट चॉइस है, उसके ऊपर आपने क्या करना है, टिक लगाना है। ठीक है, और ये आपको पता है आपके पेपर का कंपल्सरी एक सेक्शन होता है जो आपने लाजमी अटैम्प्ट करना होता है। ठीक है, नंबर 1 है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आर द ओनली फोर्सेस प्रेजेंट अमंग। राइट ऑप्शन इज पार्ट सी, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आयोडीन। ठीक है, पार्ट सी पे आप लोग यहाँ पे टिक लगाएंगे। क्लियर। नंबर 2 पे चलते हैं। व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इक्वल्स द एक्सटर्नल प्रेशर व्हाट फेनोमेना अकर्स, दैट इज बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग इज राइट आंसर। पार्ट सी पे आप लोगों ने टिक लगाना है। Number 3, when water freezes at 0 degree centigrade, its density decreases due to empty spaces present in the structure of ice. B is your right option. अच्छा, जो तो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको तो आइडिया होगा, जो न्यू हैं उनको मैं बता दूं बेटे, आप लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि मैं जस्ट जो है वो आपको आंसर बता रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ आंसर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये सब कुछ हम डिटेल से पढ़ के आ चुके हैं इस चैप्टर में, इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको राइट ऑप्शन जो है वही टिक करवा रही हूँ। ठीक है, ये सारा कुछ मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग डेल्टा एच वी वैल्यूज ऑफ सब्सटेंसेस मेंशन। यहाँ पे आपके पास राइट ऑप्शन है ए, H2O, NH3 एंड F2। ए इज योर राइट ऑप्शन। नंबर 5 पे चलें बेटे। सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज ड्यू टू इनवर्ड पुल ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स। ए इज योर राइट ऑप्शन। ए पे टिक मार्क करोगे आप लोग। नेक्स्ट पे चलते हैं पार्ट 6। Which change of the state involve overcoming only London dispersion forces? नेक्स्ट पेज पे मूव करें। पार्ट सी इज योर राइट ऑप्शन। सी पे आप लोग टिक करेंगे, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन। ठीक है, सी पे आप लोग टिक मार्क करो। सॉलिड टू गैस जब कन्वर्ट होगा, जब सब्लिमेशन होगी, दैट इज योर राइट आंसर। पार्ट सी पे हम लोग यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट आता है पार्ट 7। In which of the following substances are London dispersion forces the only significant intermolecular forces present? C is your right option, methane, CH4। C पे आप लोग टिक लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। पार्ट सी इज योर राइट ऑप्शन, दे हैव अ डेफिनेट एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। सी पे आप लोगों ने टिक लगाना है। नेक्स्ट है पार्ट 9। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड वुड यू expect to have the highest viscosity at the given temperature? Part D is your right option, glycerol। glycerol पे आप लोगों ने टिक लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पार्ट डी की तरफ। Which type of intermolecular forces is present in all types of molecules regardless of their polarity? Part C is your right option, London dispersion forces। नेक्स्ट आता है पार्ट 11। क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल एग्जिबिट प्रॉपर्टीज। बेटे इसका आंसर आप देंगे। पार्ट सी इज योर राइट ऑप्शन, बिटवीन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ठीक है, सी बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, सी इज योर राइट ऑप्शन। सी को आप लोगों ने टिक मार्क करना है। ठीक है, इसके साथ ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड सेकंड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पेपर में। 70%, मैं बार बार ये वर्ड रिपीट करती हूँ, आपके पेपर में 70% शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपकी एक्सरसाइज में से आएंगे। लिहाजा एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आप लोग लाजमी प्रिपेयर किया करो।
पेज नंबर आपकी बुक का है 110, यानी कि 110 आपकी बुक का पेज है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अटेम्प्ट द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यहाँ पे सारे के सारे मैं आपको करवाऊंगी, कुछ ओरली करवाऊंगी, कुछ अगर मुझे लगा कि ये डिफ़िकल्ट है आपके लिए तो मैं आपको उनको रिटन फॉर्म में भी करवा दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन एट द मॉलिक्यूलर लेवल व्हाई एवोपरेशन लीड्स टू कूलिंग इफेक्ट। एवोपरेशन के टॉपिक पे जाएं, यहाँ पे डिटेल से मैंने आपको उस टाइम पढ़ाया था कि एवोपरेशन से कूलिंग इफेक्ट क्यों होता है। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ बेटे, एवोपरेशन जो है बेसिकली क्या होता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे हाई एनर्जी लिक्विड मॉलिक्यूल जो हैं वो सरफेस की तरफ मूव करते हैं एंड बिकम हार्मफुल टू ब्रेक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि वो सरफेस को लीव कर देंगे, लो एनर्जी मॉलिक्यूल जो हैं वो वहाँ पे रह जाएंगे और टेम्परेचर जो लिक्विड का है वो डिक्रीज हो जाएगा। और जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो बेटे वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करती है, इट प्रोड्यूस कूलिंग। क्लियर हो गया बेटे कि एवोपरेशन जो है वो किस तरह से कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करती है। आप यहाँ पे क्या बताएंगे कि एट मॉलिक्यूलर लेवल हाई एनर्जी लिक्विड मॉलिक्यूल्स कम टू द सरफेस एंड बिकम हार्मफुल टू ब्रेक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड लीव द सरफेस, but at low energy molecules are left behind and hence the temperature of the liquid decreases and this produces cooling। मैंने जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको ये पूरा फिनोमेना समझाया था। आप एवोपरेशन के टॉपिक पे जाओ, वहाँ पे भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बी पार्ट की तरफ। एक्सप्लेन व्हाई लिक्विड विद स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टेंड टू हैव लो रेट्स ऑफ evaporation at a given temperature compared to liquid with weaker intermolecular forces। ठीक है, तो बेटे लिक्विड, वो लिक्विड जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं, दे हैव लो एवोपरेशन बिकॉज मॉलिक्यूल्स कैन नॉट लीव द सरफेस, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सरफेस को नहीं छोड़ते, नहीं लीव करते। ठीक है, वेयर एज वो लिक्विड जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं बेटे वीक होती हैं, उनका एवोपरेशन का रेट हाई होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती हैं किसके, 1 एवोपरेशन। आप यहाँ पे ये मेंशन करोगे, ठीक है, मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, यहाँ पे आपने मेंशन करना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1 एवोपरेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर जो है वो स्ट्रांग होंगी तो एवोपरेशन जो है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं आपके पास वीक होंगी तो एवोपरेशन का रेट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपने इस क्वेश्चन के आंसर में मेंशन करना है। क्लियर, समझ आ गई है ना, इसको आपने एज इट इज ही लिखना है। क्लियर, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। वन फील सेंस ऑफ कूलिंग अंडर द फैन आफ्टर बाथ, एक्सप्लेन। ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ, हमने पढ़ा भी था, ये आपकी बुक में ये दिया हुआ है कि जब आप बाथ लेते हैं तो आपको फ़ैन के नीचे, अगर फ़ैन आपके रूम का ऑन हो, चल रहा हो, तो आपको एक सेंस फील होता है कूलिंग का, आपको ठंड फील होती है। वाई? तो बेटे आप सिंपल इसमें क्या बताओगे, हमने पहले भी पढ़ा था, मैं दोबारा से बता रही हूँ। आफ्टर अ बाथ वाटर जो है वो हमारी बॉडी के ऊपर रहता है, हमारी स्किन के ऊपर रहता है ना। आप क्या लिखेंगे कि वाटर रिमेन ऑन द स्किन। जब हम लोग अंडर अ फैन, यानी कि फ़ैन के नीचे अगर हम रहेंगे तो मूविंग एयर, यानी कि जो फ़ैन की एयर है जो मूव कर रही है, जो मूविंग एयर होती है बेटे, दे इंक्रीजेज द रेट ऑफ एवोपरेशन ऑफ वाटर। जब एवोपरेशन होती है, वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द स्किन टू चेंज इनटू वेपर विच काज कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, समझ आ गई है। मैंने इसका मतलब देखो, क्या मैंने आपको बताया कि जब मतलब एयर है, मूविंग एयर है, फ़ैन की वजह से एयर जो है वो सर्कुलेट कर रही है, मूव कर रही है, और उसकी वजह से जो एवोपरेशन का रेट है वाटर का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब एवोपरेशन होती है तो वाटर मॉलिक्यूल हीट एनर्जी जो हमारी स्किन में प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको चेंज करते हैं किस में, वेपर में। ठीक है,
उसकी वजह से एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। और यही वजह है कि जब आप शावर लेने के बाद, बाथ लेने के बाद बेटे फ़ैन के नीचे आते हो तो आपको एक कूलिंग सेंसेशन होती है, आपको कूलिंग फील होती है। क्लियर हो गया? यही आपने यहाँ पे राइट करना है। आपकी बुक में भी इसका आंसर गिवन है, दोबारा डिक्टेट करवा देती हूँ, दोबारा बता देती हूँ, आप लोग इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लें। आफ्टर अ बाथ वाटर रिमेन्स ऑन द स्किन, हमारी स्किन के ऊपर पानी रह जाता है। When sitting under a fan, the moving air increases the rate of evaporation of water. During evaporation, water molecule absorb heat energy from the skin to change into vapor, which causes a cooling effect. That is why one feels cool under the fan after bathing या after taking shower. Clear? नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट डी की तरफ। हाउ अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग एवोपरेशन ऑफ ए लिक्विड इन ए क्लोज वेसल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी भी क्लोज वेसल में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं बेटे वो एवोपरेट कर जाते हैं इनटू द स्पेस अबव द लिक्विड। ठीक है, ये आपसे पूछा हुआ है ना, ऐसे ही होता है। क्यों होता है? हाउ? आप क्या बताओगे कि सेम टाइम में जब ये सारा फिनोमेना हो रहा होता है, ठीक है, कुछ वेपर मॉलिक्यूल्स के जो हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस होके वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड में। और आफ्टर सम टाइम जो रेट ऑफ एवोपरेशन है वो इक्वल हो जाएगा किसके? रेट ऑफ कंडेंसेशन के। इस पॉइंट पे जब बेटे रेट ऑफ एवोपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाता है तो हमारे पास क्या चीज़ इस्टेब्लिश हो जाएगी? डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ईच फेज, दोनों फेजेस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। ऑल्दो बोथ प्रोसेस कंटिन्यू एट इक्वल रेट, ये आप यहाँ पे मेंशन करोगे। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट ई की तरफ। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिफरेंट एट लाहौर एंड मरी हिल्स। ये भी हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया था। ठीक है, कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का जो है वो लाहौर में और मरी हिल्स में डिफरेंट क्यों होता है। उस वक्त मैंने आपको राइट भी करवाया था। जो ओल्ड स्टूडेंट हैं वो तो फैमिलियर होंगे, उनको शायद याद भी हो कि मैं इस चीज़ का अच्छी तरह से हमने पढ़ा था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एनी हाउ मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटे वो डिपेंड करता है ऑन एक्सटर्नल प्रेशर। आप यहाँ पे मेंशन करेंगे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल प्रेशर। एट लाहौर, अगर आप लाहौर होंगे एक्सटर्नल प्रेशर इज़ हाई, वहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर हाई होता है। कितना होता है? 760 टॉर। सो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होगा? हाई होगा। कितना होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। क्लियर हो गया? दूसरी तरफ अगर हम मरी में देखें, मरी विच इज़ अबव सी लेवल, क्योंकि वो अबव सी लेवल है, एक्सटर्नल प्रेशर वहाँ पे डिक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, कितना डिक्रीज़ होता है? 700 टॉर्च से डिक्रीज़ कर जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है वो भी क्या कर जाएगा? डिक्रीज़ कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट अब 100 के बजाय कितना हो जाएगा? 98 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। क्लियर हो गया? यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? एक्सटर्नल प्रेशर पे। एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। पार्ट एफ की तरफ मूव करो बेटे। डिस्कस 2 सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लो डेंसिटी ऑफ आइस कंपेयर टू लिक्विड विद इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट। यहाँ पे आपने 2 सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो बताने हैं। आप यहाँ पे सिंपल क्या लिखेंगे? ड्यू टू लो डेंसिटी। लो डेंसिटी ऑफ आइस की वजह से क्या होता है? 3 मेन पॉइंट्स मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आपकी बुक में 2 लिखे हैं, आप 3 लिख लो, ज़्यादा अच्छी बात है। पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे? आइस फ्लोट ऑन वाटर। आइस जो है वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करती है। सेकंड, आइस फॉर्मेशन स्टार्ट एट द सरफेस। क्या लिखोगे? आइस फॉर्मेशन स्टार्ट एट द सरफेस। जो आइस फॉर्मेशन होती है, आइस का जो बनना है वो सरफेस से स्टार्ट होता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आप क्या मेंशन करेंगे? इक्वेटिव लाइफ सर्वाइव अंडर अ ब्लैंकेट ऑफ आइस इन फ्रोजन लेक्स। ठीक है, इक्वेटिव लाइफ जो है वो उस सरफेस यानी कि जो बर्फ़ की एक तह होती है उसके नीचे जो है वो सर्वाइव करती है। तो आप क्या लिख लेंगे? 3 पॉइंट्स। आइस फ्लोट ऑन वाटर। Number 2, ice formation start at the surface. Number 3, aquatic life survives under the blanket of ice in frozen lakes. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, पार्ट जी। वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर राइजेज। अभी इसका आंसर मैंने आपको बताया जब लाहौर और मरी हिल्स की बात की थी हमने, कि जब एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करता है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज करेगा।
बिकॉज इसका रीज़न क्या है ये आप बताएंगे। बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट कम्स व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर एंड वेपर प्रेशर बिकम इक्वल। बॉइलिंग पॉइंट कब आता है, हमने डिटेल से पढ़ा था बेटे, जब एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएंगे तब हमारे पास क्या आता है, बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट कम्स व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर एंड वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि सो एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर नीड टाइम टू बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, सो बॉइलिंग पॉइंट राइजेस। ठीक है, ये आपने यहाँ पे राइट कर देना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मेंशन 4 आइटम्स इन विच लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड। आपने कोई से 4 ऐसे आइटम्स बताने हैं जहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल यूज़ होते हैं। हमने चैप्टर में भी काफ़ी सारे पढ़े हैं, बहरहाल दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ वो 4 कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल यूज़ हो रहा है। नंबर 1 इज़ रूम थर्मामीटर। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, रूम थर्मामीटर। नंबर 2 क्या लिखोगे, डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। नंबर 3 आप क्या लिखेंगे, टू फाइंड पॉइंट ऑफ पोटेंशियल फेलियर। क्या लिखेंगे, टू फाइंड पॉइंट ऑफ पोटेंशियल फेलियर। नंबर 4 हम क्या लिखेंगे बेटे, टेम्परेचर सेंसर। ये 4 डिफरेंट टाइप के आइटम्स हैं जहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल जो है वो यूज़ हो रहा है। क्लियर हो गया, मैंने आपको चारों के चारों यहाँ पे बता दिए। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट आई पे। हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। मैंने आप लोगों को जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को एक डिटेल नोट की फॉर्म में जो है वो डिफरेंस राइट करवाए थे बेटे, क्रिस्टलाइन सॉलिड में और एमॉर्फस सॉलिड में। आप लोग अपनी इसी चैप्टर के पीछे लेक्चर्स सारे देखें और वहाँ से आपको इसका आंसर जो है मिल जाएगा। मैंने आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड में और एमॉर्फस सॉलिड में अच्छी तरह से जो है वो डिफरेंसेस काफ़ी सारे जो हैं वो राइट करवाए थे, वही आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर लेने हैं, लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेन हैव वेरी सिमिलर रिलेटिव मॉलिक्यूलर masses. List them in the expected order of increasing boiling point. Explain your answer. आप यहाँ पे अपने आंसर में क्या एक्सप्लेन करोगे कि प्रोपेन, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेन जो हैं दे हैव सेम masses बट प्रोपेनॉल हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, क्यों? बिकॉज इट डज नॉट हैव स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटे स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे प्रोपेनॉल हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इट डज नॉट हैव स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आफ्टर दैट प्रोपेनॉन आएगा, प्रोपेनॉन हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्यूटेन बिकॉज प्रोपेनॉन हैज़ PD-PD फोर्सेस इन इट, वेयर एज ब्यूटेन जो है उसके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। और आपसे क्या पूछा है कि आपने इनका जो है एक्सपेक्टेड ऑर्डर भी जो है इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन करना है। मैं आपको यहाँ पे ऑर्डर राइट करवा देती हूँ। ऑर्डर में हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे बेटे, हम लिखेंगे प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल ठीक है, ग्रेटर देन प्रोपेनॉन। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या मेंशन कर लेंगे, ब्यूटेन। ये क्या करवा दिया, ये मैंने आपको ऑर्डर राइट करवा दिया। ठीक है, अब इस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली क्या मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोपेनॉन जो ये प्रोपेनॉल है मैंने पहले लिखा, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई है बिकॉज इट डज नॉट हैव स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद आता है प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ब्यूटेन। ठीक है, बिकॉज प्रोपेन हैव जो इसकी PD-PD फोर्सेस है ना बेटे, ये क्या होती हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जबकि जो ब्यूटेन है इसके सबसे कम है इसका बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि इसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो सबसे ज़्यादा वीक होती हैं। तो यही ऑर्डर यहाँ पे आप इस क्वेश्चन के आंसर में राइट करोगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पार्ट आपका आता है यहाँ पे के। डिस्कस हाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलेटिवली हाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। सरफेस टेंशन जो है बेटे आप क्या यहाँ पे मेंशन करेंगे, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद लो मॉलिक्यूल्स। आपकी बुक में भी हमने ये पढ़ा था डिटेल में चैप्टर में
यही आपने यहाँ पे लिखना है। इसके आंसर में आप क्या लिखोगे? सरफेस टेंशन इज ड्यू टू इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद लोअर मालिक्यूल्स, वाटर हैज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए वाटर जो है उसके अंदर जो है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इसी वजह से उसकी सरफेस टेंशन भी जो है वो क्या होती है? ग्रेटर होती है, ठीक है, हाई होती है। यही आपने यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पार्ट एल, विच टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज विल डोमिनेट इन द फॉलोइंग लिक्विड। आपको कुछ लिक्विड बताए हुए हैं, आपने बताना है इन तमाम लिक्विड्स के अंदर कौन कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है। नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है अमोनिया, NH3। अमोनिया के अंदर जो फोर्स होती है डैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप यहाँ पे क्या राइट करोगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट आता है आपका AR के अंदर होती है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। नेक्स्ट आपका आता है CH3COCH3, इसके अंदर बेटे एसीटोन है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डाइपोल फोर्सेस। क्या लिखोगे? डाइपोल फोर्सेस। नेक्स्ट है CH3OH, तो इसके अंदर प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे आप क्या मेंशन करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ सम first row elements are tabulated below. Suggest reason for the difference in their boiling point in terms of the type of molecules involved and the nature of forces present between them. Substances given है, boiling point आपको दिए हुए हैं और molecular masses आपको दिए हुए हैं। आपने इनका ऑर्डर लिखना है, ठीक है। सिंपल आप बताएंगे इनका जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो आप यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। मैं आपको राइट करवा देती हूँ उनका ऑर्डर, आप लोग उसी तरह से एज इट इज़ अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो। हम यहाँ पे ऑर्डर लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम वाटर H2O, उसी ऑर्डर को फिर आगे एक्सप्लेन भी आपने करना है। H2 के बाद आप लिखेंगे अमोनिया NH3, इसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटे? मीथेन CH4। इसी को आप क्या करोगे? एक्सप्लेन भी करोगे और उसी को राइट करेंगे हम अपने आंसर में। आप यहाँ पे क्या बताओगे? वाटर है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इट हैज़ ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट। देन हमारे पास क्या आता है? अमोनिया आल्सो हैव हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर से कम होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो वाटर में है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद आता है हम वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू अमोनिया, ठीक है। तो ये वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटे वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू अमोनिया। फिर हम बात करेंगे मीथेन की। मीथेन के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? मीथेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं आपके पास जो फोर्सेस हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं आई डी लिख लेती हूँ, ठीक है। ये वाली फोर्सेस प्रेजेंट हैं जो कि वीकेस्ट फोर्सेस हैं, सबसे ज़्यादा वीक होती हैं ये फोर्सेस, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं मीथेन के अंदर वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, यही वजह है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा क्या होता है? लो होता है। इज दैट क्लियर? यही आप यहाँ पे मेंशन करोगे, यही सीक्वेंस लिखोगे और इसी को आपने क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। अच्छा बेटे, हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए। एम तक हमने सारे के सारे कंप्लीट किए। अगले आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो हैं दे आर लॉन्ग क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं सारे के सारे, और इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस का आंसर आपके चैप्टर के अंदर मौजूद है। वहाँ से आप लोगों को ईजिली इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। तमाम के तमाम टॉपिक्स अच्छी तरह से मैंने आपको कवर करवाए, एक्सप्लेन करवाए। किसी में कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी का आंसर आपको नहीं मिल रहा तो आप लोग मुझे बताएं, मैं आपको पॉइंट आउट करवा दूंगी, ठीक है। इसी पेज पे, पेज नंबर 111 पे 111 पे आप लोग आओ नीचे, तो यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं 2, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये भी मैं आपको भी कंप्लीट करवा देती हूँ। अ सैम्पल ऑफ एन अननोन गैस हैज़ ए मास ऑफ 0.560 ग्राम। इट कंसिस्ट ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम आपको गिवन है एट टेम्परेचर ऑफ 300 K एंड प्रेशर आपको गिवन है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ गैस कांस्टेंट यानी कि R की वैल्यू भी आपको यहाँ पे गिवन है। हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। एज यूजुअल जैसे मैं आप लोगों को अक्सर लिखवाती होती हूँ, क्या हम लिखते हैं? पहले गिवन लिखेंगे। मैस हमें गिवन है, कितना गिवन है? 0.560 ग्राम गिवन है। वॉल्यूम बेटे हमें गिवन है कितना? 2.87 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब।
देन हमें क्या गिवन है, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300 के हमें टेम्परेचर गिवन है यहाँ पे। और हमें क्या गिवन है, प्रेशर। प्रेशर कितना दिया आप लोगों को 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है। आर की वैल्यू भी आपको गिवन है, क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 8.314 किलो पर जूल पर मोल। ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड मोलर मास। ठीक है, मोलर मास हमने फाइंड करना है। मोलर मास के लिए जो इक्वेशन आप लोग यूज़ करेंगे वो कौन सी यूज़ करेंगे, एम आर इज इक्वल्स टू एम आर टी डिवाइडेड बाय पी वी। ये जो इक्वेशन है ना, ये जो फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ, ये मेन चीज़ है जो आप लोगों ने याद करनी है, आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद जस्ट आपने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करो 0.560 इंटू 8.314 इंटू 300। ठीक है, सारी आपको गिवन है। डिवाइडेड बाय पी की वैल्यू क्या है 1.01 इंटू 10⁵ वॉल्यूम क्या गिवन है आपको 2.87 इंटू 10⁻⁻�4। कैलकुलेट करो, इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, देन डिवाइड करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी 486.6 ग्राम पर मोल। ये हमारा क्या आ जाएगा, मोलर मैस आ जाएगा। हमने मोलर मैस अपना फाइंड आउट कर लिया। इज दैट क्लियर? बहुत इजी जो है ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। इन द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए वोलेटाइल लिक्विड was completely vaporized at 98 degrees centigrade and a pressure of 1.01 into 10⁵ Pascal. The mass of the vapor are found to be 0.495 gram. Determine the molecular mass of the liquid. R की वैल्यू भी आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो बेटे ये भी बहुत इजी न्यूमेरिकल है, लेकिन मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। एज यूजुअल, हमेशा की तरह मैंने आपको जब फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करवाए थे तब भी मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल्स किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन किस तरह से आपको होना चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अपना डाटा, यानी कि हमें गिवन क्या है। आप हेडिंग दे लो, डाटा की हेडिंग दे लो, चाहे गिवन की हेडिंग दे लो। पहले हमें क्या गिवन है यहाँ पे, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में है, इसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 10⁻6 से। आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आएगी 0.00015 मीटर क्यूब आ जाएगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया, यूनिट कन्वर्ट किया। सेंटीमीटर क्यूब से क्या कर लिया, मीटर क्यूब कर लिया। सेकेंड चीज़ जो हमें यहाँ पे गिवन है वो क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है 98 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी हमने कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में। 273 इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, ये कितना बन जाएगा 371 K बन गया। ठीक है, क्लियर। अगली चीज़ जो हमें गिवन है वो क्या है, प्रेशर। प्रेशर कितना दिया है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, उसके बाद हमें क्या गिवन है, मैस कितना है 0.495 ग्राम। ठीक है, आर की वैल्यू भी आपको गिवन है, यहाँ पे कितनी दी हुई है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे छोटी सी एक ना मेरे से मिस्टेक हुई है बेटे। बाज़ औक़ात ना मिस्टेक हो जाती है, मैं भी रोबोट तो नहीं हूँ, मेरे से भी गलती तो हो सकती है। यहाँ पे मैंने यूनिट गलत लिख दिया, ये जूल के इधर जूल आना था। ठीक है, इसको इधर से फिट कर दो, बस इतनी छोटी सी मिस्टेक है, इसको आप लोग ठीक कर लें। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हमने यहाँ पे फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, MR इज इक्वल्स टू MRT डिवाइडेड बाय PV। ठीक है, PV
हमने यहाँ पे क्या करना है बेटे, आपने सिंपल यहाँ पे वैल्यूज़ प्लेस करनी है, सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, 0.495 इंटू 8.314, ठीक है, इंटू 371 डिवाइडेड बाय, आप यहाँ पे वैल्यू लिखोगे पी की 1.01 इंटू 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाय 0.00015। ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करो, नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करो और फिर इनको क्या कर लो, डिवाइड कर लो। जब आप डिवाइड करोगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आएगी, 101.7 ग्राम पर मोल, ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया बेटे क्वेश्चन नंबर 9 का। इसके साथ ही हमारी इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। यहीं पे अपना टॉपिक मैं आज का ख़त्म करूँगी लेक्चर। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, चैप्टर नंबर 6 की तरफ। इस चैप्टर की एक्सरसाइज को आप लोग अच्छी तरह से स्टडी करो, अच्छी तरह से समझो इसको। इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपका मिसिंग हो गया हो, आपको समझ नहीं आ रही, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।